टीचर ने बताया कि यह फील्ड ट्रेनिंग बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बस जंगल में एक रात गुजारनी है। आसपास लो रैंक मॉन्स्टर्स छोड़ दिए गए हैं और हर टीम लीडर के पास एक मैजिक पेपर है जो बैरियर चालू कर सकता है और मदद बुला सकता है। पर एक डरावना नियम भी है। जैसे ही वो पेपर इस्तेमाल करेंगे, उनकी पूरी पार्टी को फर्स्ट क्लास से निकाल दिया जाएगा। शुरुआत में सबको लगा कि ये तो बहुत आसान है। यहां तक कि ऑस्कर की टीम का घमंडी नोबल लेवान भी ऐसे दिखावा करने लगा जैसे वो सबको बचा लेगा। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में गए, ऑस्कर को कुछ गड्ढबडह महसूस हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनके नीचे एक अजीब मैजिक सर्कल सक्रिय हुआ और पूरी टीम कहीं और टेलीपोर्ट हो गई। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो वे ट्रेनिंग वाली जगह पर नहीं थे। वे फिफ्थ ग्रेवयार्ड में थे, जो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद खतरनाक जगह है। ऑस्कर तुरंत समझ गया कि यह एक जाल है और उसने इमरजेंसी पेपर यूज करने को कहा। पर लेवान, जो कि एक नंबर का बेवकूफ था, उसने उसे पार्ट डीएच दिया क्योंकि वो इस मौके का फायदा उठाकर खुद को महान साबित करना चाहता था। शुरुआत में लेवान और उसके चेले अपने नोबल टीम वर्क से कुछ जानवरों से लड्डी एच पाए। लेवान ने शील्ड बनाई, बाकियों ने स्पेल फायर किए और ऐसे दिखाया जैसे ये कोई बड्डी इलाइट मैजिक की नुमाइश हो। पर जब एक जानवर उन्हें चकमा देकर सीधे लिली की तरफ लपका, तो ऑस्कर ने बीच में आकर अपनी फायर ब्लेड से एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। पर उस रात बाद में असली कयामत आई। जंगल से एक विशाल ड्रैगन निकला और सबकी उम्मीदें खत्म हो गईं। लेवान, जो सबको बचाने की डींगे हाँक रहा था, कछुए की तरह एक अर्थ कोकून में छुप गया ताकि वो अकेला बच सके। बिना किसी मदद या बचने के रास्ते के और ड्रैगन द्वारा उन्हें जिंदा जला देने की तैयारी देख ऑस्कर आगे बढ़ा। घबराने के बजाय उसने ध्यान से देखा कि ड्रैगन अपनी सांस के लिए माना कैसे इकट्ठा कर रहा है। फिर उसने उस आइडिया को अपनी खुद की मैजिक थ्योरी के साथ जोड़ा और माना को सोड काई की तरह कंडेंस किया। ड्रैगन ने आग छोड़ दी, पर ऑस्कर ने सिर्फ एक फायर बुलेट से उसका जवाब दिया और सीधे ड्रैगन के आर पार निकल गया, उसे एक ही झटके में खत्म करते हुए। तभी सबको समझ आया कि जिस कॉमनर का वे मजाक उड़ाते थे, असल में वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। खैर, थोड़ा पीछे चलते हैं ये देखने के लिए कि एक 14 साल का लडेच का ड्रैगन को कैसे हरा सकता है। इस दुनिया में फाइटर्स को दो रास्तों में से एक चुनना होता है। या तो एक मेज बने जो शक्तिशाली जादुई शक्तियों का यूज करता है, या फिर एक सोर्ड्समैन बने जो अपनी शारीरिक कौशल और तलवारबाजी पर निर्भर रहता है। हमारे ऑस्कर ने तलवार का रास्ता चुना। बचपन से उसने दिन रात ट्रेनिंग की और आखिरकार एक लेजेंडरी स्वॉर्ड सेंट बन गया, जो एक सोर्ड्समैन के लिए सबसे ऊंचा रैंक था। सब उसकी इज्जत करते थे। उसने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराया और ऐसी जिंदगी जी जिसके सपने लोग देखते हैं। लेकिन अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद ऑस्कर को अपने फैसले पर अंदर ही अंदर पछतावा था। गहराई में उसे हमेशा मैजिक पसंद था और वो हमेशा से एक मेज बनना चाहता था। सब कुछ तब बिगड़ गया जब रहस्यमयी दुश्मनों ने ऑस्कर पर हमला कर दिया, जिनका लीडर एक अनोखा पेंडेंट पहने हुए था। ऑस्कर जैसा ताकतवर बंदा भी मुसीबत में पड्डीडीएच गया क्योंकि हमलावरों ने सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लान किया था। लड़ाई के दौरान उसका मासूम शिष्य इस तबाही में फंस गया, जिससे ऑस्कर को अपनी जान से पहले शिष्य की जान को चुनना पड़ा। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसका सबसे बद्धा पछतावा साफ हो गया। उसने महसूस किया कि हालांकि उसने तलवार में महारत हासिल कर ली थी, पर वो कभी मैजिक को सही से नहीं समझ पाया और शायद इसी ज्ञान की कमी ने उसे सब कुछ गंवा दिया। पर किस्मत ने उसे अचानक एक और मौका दे दिया, क्योंकि हमेशा के लिए मरने के बजाय ऑस्कर वापस अपने युवा रूप में आ गया और उसकी सारी यादें सुरक्षित थीं। ऑस्कर पागलों की तरह आसपास देखने लगा, ये सोचकर कि वो जिंदा कैसे है, और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो वापस अपने गांव में है। उसने 2 इनविटेशन लेटर्स देखे जो उन 2 अकादमियों के थे जिन्हें वो चुन सकता था। दरअसल जब कोई 15 साल का होता है तो उन्हें सरकार की तरफ से एक लिफाफा मिलता है जिसमें मैजिक एकेडमी और स्वॉर्ड एकेडमी दोनों के निमंत्रण होते हैं। एक बार फैसला कर लेने पर कैंडिडेट उस पत्र को एकेडमी ले जाते हैं और उन्हें एंट्री मिल जाती है।
ये देखते हुए कि उसे पत्र मिल रहे हैं और वो गांव के पास है, उसे एहसास हुआ कि वो अतीत में वापस आ गया है। ये वो समय था जब वो 14 साल का था और उसने अभी सोर्ड्समैन का रास्ता नहीं चुना था। तभी उसके पीछे एक डरावनी मौजूदगी महसूस हुई, जिसने पूछा कि वो यहां अकेला क्या कर रहा है। ऑस्कर ने चौंक कर पीछे देखा तो पाया कि वो उसके पिता ब्रायन थे, और इससे ये पक्का हो गया कि वो सच में अतीत में लौट आया है। ब्रायन ने उसे डांटा और कहा कि आजकल वो घमंडी होता जा रहा है क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग को नजरअंदाज कर रहा है। पर उस आदमी को क्या पता था कि ऑस्कर असल में घमंडी नहीं था। उस वक्त वो सोच रहा था कि क्या उसे अपने पिता के सामने मैजिक के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर देनी चाहिए। असल में ब्रायन एक सोर्ड मास्टर है जिसके अंडर कई शिष्य काम करते हैं, और सोर्ड मास्टर का रैंक सोर्ड सेंट और सोर्ड एम्परर से ठीक नीचे होता है, जिससे पता चलता है कि वो तलवार चलाने में काफी माहिर है। चूंकि वो एक सम्मानित सोर्ड मास्टर है, तो ये उम्मीद की जाती थी कि उसका बेटा तलवार का रास्ता ही चुनेगा, और ऐसा ही हुआ। उसके पिता ने उसकी तारीफ की जैसे जैसे उसने तलवारबाजी में सुधार किया। एक दिन ऑस्कर भागकर घर पहुंचा और अपने पिता को बताना चाहनी, पर ब्रायन ने उसे दबोच लिया और कहा कि मैजिक सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है और ऑस्कर सिर्फ तलवार ही चलाएगा। उस दिन के बाद से ऑस्कर तलवार चलाता रहा ताकि उसके पिता उसे बेसहारा न छोड़ दीच दें। पर वो तलवार को छोड़ दीच नहीं पाया, भले ही वो मैजिक प्रैक्टिस करना चाहता था। आखिरकार एक मेज के हाथों उसकी मौत हुई, और इसीलिए वो अब उसी रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ है जो वो सच में चाहता है। ब्रायन ने फिर से वही सवाल दोहराया और पूछा कि वो अपनी ट्रेनिंग को क्यों नजरअंदाज कर रहा है, और ऑस्कर ने उसे बता दिया कि उसने तलवार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है। ब्रायन ने यह सुना तो उसके अंदर का गुस्सा बरह गया, और उसने चारों तरफ उड़ाती तलवारों के साथ अपनी भारी सोड ऑरा छोड़ डांट दी। ब्रायन का भारी दबाव आसपास के लोगों को जमीन पर पटकने लगा, पर ऑस्कर इतनी मुश्किल हालातों में भी शांत रहा। जमीन पर पड़े बाकी लोग हैरान थे कि ब्रायन की ऑरा के कुचलने के बावजूद ऑस्कर इतना शांत कैसे है। अपने बेटे को इतना शांत देखकर ब्रायन ने आखिरकार एक कदम पीछे लिया और माना कि ऑस्कर सच में मजाक नहीं कर रहा था। वो अपने बेटे के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर वो इसी तरह चलता रहा तो उसे गिल्ड सौंपने में खुशी होगी। ये कहकर वो चला गया और उसके साथ आए 3 लेड एज के ऑस्कर की तरफ दौड़ी ताकि उसे चिढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि वो एकेडमी से घर वापस आने का इंतजार कर रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके साथ स्पार कर सकें। उनमें से एक पहले ही ऑस्कर को तलवार का सबक सिखाने के लिए वॉलंटियर कर रहा था, और ऑस्कर को याद आया कि ये तीनों वही साथी थे जिनके साथ उसके पिता हमेशा उसे मुकाबला करने के लिए कहते थे। जब तीनों ने सोर्ड एकेडमी में एंट्री ली और अपना सोर्ड काई जगाया, तो उन्होंने ऑस्कर को तलवार का सबक सिखाना शुरू कर दिया, जैसे कि वे अपना पिछला सारा गुस्सा उस पर निकाल रहे हों, और अब वे फिर से वही करने के लिए तैयार थे। ऑस्कर ने एक लकड़ी की तलवार उठाई और उस लो डीएचके ने उत्साह से उसे अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा। बेसिकली सोर्ड की का होने या न होने के बीच एक इतना बड़ा अंतर पैदा करता है जिसे सिर्फ तलवारबाजी से पूरा नहीं किया जा सकता, और यह बात वो तीनों साथी अच्छी तरह जानते थे। तभी ऑस्कर ने उन्हें चौंका दिया। वह मुद्दा और झील की तरफ चलते हुए उसने तलवार का अब तक साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे झील में फेंक दिया। जैसे ही तलवार झील की तलहटी में डूबी, वो तीनों उस पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि वो उनसे भाग रहा है, इसीलिए उसने अपनी तलवार छोड़ ड्याच दी। जिस लड्डैचके को उसके साथ स्पार करना था, वो अभी भी उसे दूसरे सोर्ड्समैन के लिए कलंक कहते हुए उसकी तरफ झपटा। ऑस्कर चेहरे पर मुस्कान लिए मुद्दा और उनसे कहा कि वो अब तलवार नहीं उठाएगा क्योंकि उसने मेज बनने का फैसला कर लिया है। फिर भी उस लड्डचके को कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसने कहा कि वो सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हटेगा क्योंकि ऑस्कर निहत्था है। उसने जोर से तलवार घुमाई, पर ऑस्कर उसके हर वार को आसानी से पैराज पा रहा था। ऑस्कर ने महसूस किया कि वो लैडी डीएच का अपने शरीर और वार को बढ़ाने के लिए स्वॉर्ड काई का यूज कर रहा है, पर यह काफी नहीं था। ऑस्कर ने पहला वार बड्ढी आसानी से डॉज किया और उसे एक सबक सिखाने का मन बनाया। उसने उससे कहा कि ब्लेड को सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि अपने शरीर का एक हिस्सा मानना चाहिए।
पर इससे वो लड़यचका और ज्यादा भद्दयचक गया। उसने ऑस्कर पर चिल्लाते हुए कहा कि उसे लेक्चर न दे और वो पागलों की तरह तलवार घुमाने लगा। लेकिन ऑस्कर ने अपना हाथ उठाए बिना ही हर वार को डॉज कर दिया। ऑस्कर को जल्द ही एहसास हुआ कि वो उस लड़डहचके के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वो अपने पिछले जन्म के शिष्य के साथ स्पार कर रहा हो। झुंझलाहट में वो लड़हट का चिल्लाने लगा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो एक भी वार क्यों नहीं कर पा रहा। ऑस्कर ने उसे उसकी मुसीबत से आजाद करने का फैसला किया और बस सिर पर एक धक्का ही काफी था जिससे वो औंधे मुंह गिर पड़ा। ऑस्कर ने उसके सिर पर एक घूंसा मारकर उसे पूरी तरह जमीन पर ढेर कर दिया। वो लड़डचका खुद चल भी नहीं पा रहा था और उसके भाइयों को उसे सहारा देकर ले जाना पड़ा। उनके जाने के बाद ऑस्कर ने उस लड़डीएचके की तलवार को देखा जो जमीन में ढंसी हुई थी, और उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने पिछली जिंदगी में उसे जबरदस्ती सोड की जगाने के लिए मजबूर किया था। ऑस्कर को समझ आ गया कि ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए उसे सबसे पहले मैजिक में महारत हासिल करनी होगी। ऑस्कर गहरे जंगल की ओर बढ़ा, जहां उसे लगा कि कोई उसे देख नहीं पाएगा। उसे एक चट्टान मिली जहां वो बैठ गया और उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में एक मेज लिली से पूछा था कि मैजिक कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऑस्कर जानता था कि स्वॉर्ड्समैन अपने शरीर या हथियारों को बेहतर बनाने के लिए शरीर के अंदर की एनर्जी को बढ़ाते हैं, पर वो हमेशा सोचता था कि मेज ये सब कैसे करते हैं। लिली ने इसे समझाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका चुना। उसने एक वाटरिंग कैन उठाई और फूलों को पानी देने लगी और बताया कि मैजिक भी पौधों को सींचने जैसा है। उसने जोड़ा कि माना नंगी आंखों से नहीं दिखता, पर यह कुदरत में हर जगह मौजूद है और पूरी हवा में भरा है। माना को अपने सर्किट्स में घुमाना और उसे मैजिक फॉर्मूला में डालना ही एक स्पेल को जन्म देता है। लिली ने उस वक्त बहुत उत्साह से यह समझाया था, और अब जब ऑस्कर को आखिरकार उस ज्ञान की जरूरत थी, तो वो चट्टान पर बैठकर सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। चूंकि उसे बताया गया था कि माना हवा की तरह हर जगह मौजूद है, तो उसे लगा कि अगर वो सिर्फ माना को महसूस कर ले, तो वो उसे अपने सर्किट्स में खींच पाएगा। जहां तक सोर्ड्समैन की बात है, वो मौत के मुंह से कई बार बाहर निकलने के लिए अपनी सभी सेंसेस का यूज करते हैं, और भले ही अब वो सोर्ड सेंट नहीं था, पर पिछली जिंदगी में निखारी गई उसकी सेंसेस अब भी उसके शरीर में थीं। इसी वजह से ऑस्कर को यकीन था कि वो माना के अदृश्य प्रवाह को महसूस कर सकता है। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद उसे आखिरकार अपने चारों तरफ खूबसूरत पर्पल थ्रेड्स के रूप में माना दिखाई देने लगा। ऑस्कर का चेहरा उत्साह से चमक उठा, क्योंकि वो आखिरकार माना को देख पा रहा था, और उसे समझ आ गया कि अब बस उसे अपने सर्किट्स में खींचना बाकी है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे सर्किट्स में खींचते कैसे हैं, क्योंकि उसने तब पूछने की जहमत ही नहीं उठाई थी। वो चट्टान से कूदा और उसे दूर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वो उस इलाके में घनी माना देख पा रहा था। ऑस्कर उस अंधेरी जगह की तरफ बढ़ा और हैरान था कि वहां कोई भी जीव जंतु नहीं था। डैन अचानक उसके सामने कुछ अजीब सा आकर गिरा, जिससे वो झुक गया, और जब धूल हटी तो उसने देखा कि उसके ऊपर एक विशाल गोलेम खड़िद्दा है। ऑस्कर घबरा गया और सोचने लगा कि यहां गोलेम क्यों है, और तभी अचानक ऊपर से एक लाल बालों वाली मेज प्रकट हुई। वो शालीनता से गोलेम के कंधे पर उतरी और ऑस्कर से पूछा कि उसकी वर्कशॉप में उसका क्या काम है। सवाल तब गंभीर हो गया जब गोलेम ने अपनी चमकती आंखों के साथ कॉम्बैट मोड चालू कर दिया, और मेज ने ऑस्कर से पूछा कि क्या वो उसकी रिसर्च के नतीजों के पीछे है। उसने ऑस्कर से कहा कि जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि उसका जवाब उसकी जिंदगी तय करेगा। ऑस्कर ने उस मेज को गौर से देखा, क्योंकि वो कोई ऐसी थी जिसके बारे में उसने रणभूमि में अनगिनत अफवाहें सुनी थीं। उसे एक ऐसी हीरो माना जाता था जिसका मुख्य युद्ध क्षेत्र बर्फीला और कठोर नॉर्थ था, और उसे गोलेम वाली वन वुमन आर्मी के नाम से जाना जाता था। वो एक ऐसी हीरो थी जो एक ऐसे गोलेम को कमांड करती थी जो हजारों सैनिकों का सामना कर सकता था। सृष्टि की मेज इसाबेल। ऑस्कर को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसे इसाबेल के ठिकाने पर खींच लिया गया, और उसके हाथ जंजीरों से बांध दिए गए, जबकि इसाबेल उससे पूछताछ करने लगी। ऑस्कर ने कभी नहीं सोचा था कि वो इसाबेल से इस तरह मिलेगा, और इसाबेल ने जवाब मांगा कि ऑस्कर किस फैक्शन से है।
ऑस्कर अभी भी सब कुछ देखकर हैरान था और इसाबेल चिढ़ गई क्योंकि उसे जवाब चाहिए था। उसने उसके नीचे एक मैजिक सर्कल खोल दिया और मांग की कि वो बोले, वरना पछताएगा। ऑस्कर डर के मारे चिल्लाया और इसाबेल से शांत होने को कहा। उसने कहा कि उसने पहले उसे पकड़ते वक्त कोई विरोध नहीं किया था, जिसका मतलब है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। इससे इसाबेल और भड्डी डीडीएचक गई। उसने अपनी छड़ी डीडीएची उठाई और एक फायरबॉल तैयार कर ली। ऑस्कर को बाहर निकालने की तैयारी करते हुए उसने उसे नेमलेस मेज कहा। तभी ऑस्कर चिल्लाया कि वो अभी तक मेज बना ही नहीं है। यह सुनकर इसाबेल चौंक गई और उसे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। उसने ऑस्कर का सिर पकड़ा और उसके सर्किट्स में देखा, सिर्फ यह महसूस करने के लिए कि वो सच कह रहा था, क्योंकि उसके सर्किट्स में बिल्कुल भी माना नहीं था। इसके बाद दोनों ड्रिंक के लिए बैठ गए। इसाबेल ने ऑस्कर को बता दिया कि उसे कोई माफी नहीं मिलने वाली, इसलिए वो यह विचार अपने मन से निकाल दे। इसाबेल ने बताया कि उसने हाल ही में एकेडमी में प्रोफेसर का पद संभाला है और उसे अपने करीबी लोगों द्वारा ही निशाना बनाया जा रहा है। यह जानकर ऑस्कर हैरान था कि इसाबेल मैजिक एकेडमी में प्रोफेसर है। इसाबेल ने गर्व से जवाब दिया कि उसने प्रोफेसर बनने का फैसला किया क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी गोलेम रिसर्च में मदद मिलेगी। ऑस्कर को एहसास हुआ कि उसके लिए एक सुनहरा मौका हाथ लगा है, क्योंकि अगर वो एकेडमी में पार हाते वक्त उसके अंडर पारेगा तो शायद वो अपने सर्किट्स में मैना को चैनल कर पाएगा। ऑस्कर ने साहस जुटाकर इसाबेल से उसे मैना को अपने शरीर में मैनिफेस्ट करने की कला सिखाने को कहा। इसाबेल ने सीधे कह दिया कि उसे ऑस्कर जैसे कमजोर व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसमें कोई टैलेंट न हो। उसने ऑस्कर से अपनी ड्रिंक खत्म करके दफा हो जाने को कहा, पर ऑस्कर जानता था कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। तभी इसाबेल ने अपने सर्विंग गोलेम से अपनी ड्रिंक दोबारा भरने को कहा, जबकि ऑस्कर यह सोच रहा था कि वो इसाबेल को कैसे मनाए। अचानक उसने गोलेम के दाहिने कंधे में कुछ गड्डी हबडिद्धी देखी और वो खड्डा होकर इसाबेल से बोला कि उसका गोलेम अजीब हरकत कर रहा है। इसाबेल गुस्से में चिल्लाई कि क्या वो सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए बकवास कर रहा है, पर उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि गोलेम ने उसकी चाय उसके सिर पर गिरा दी। ऑस्कर घबरा गया और इसाबेल को चेक करने के लिए दौड़ा क्योंकि चाय गर्म थी। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है और बताया कि गोलेम के दाहिने कंधे के पास के सर्किट्स जाम हो गए हैं। इसाबेल आखिर शांत हुई और चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि वो सही था। उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि गोलेम खराब हो गया है। वो और उत्सुक हो गई और उसका हाथ पकड़ दचकर पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो टूटा हुआ था, तो उसने जवाब दिया कि वो देख सकता था कि माना का बहाव अप्राकृतिक है। तभी इसाबेल को आभास हुआ कि ऑस्कर वातावरण में माना देख सकता है। ऑस्कर को याद आया कि मेज ने असल में उससे कहा था कि माना अदृश्य है, पर ऑस्कर ने जवाब दिया कि वो माना को देख सकता है। इसाबेल ने हैरानी जताई कि इसी वजह से ऑस्कर उसकी बैरियर को तोड़ एच पाया था, क्योंकि उसकी बैरियर हवा में अदृश्य माना में रुकावट डालकर अपना असर दिखाती है। ऑस्कर सोचने लगा कि क्या उसी दुष्ट मेज ने जिसने उसे मारा था टैलेंट का यही मतलब बताया था। थोड़ी देर सोचने के बाद इसाबेल मुस्कुराई और ऑस्कर से कहा कि वो उसे माना का इस्तेमाल करना सिखाएगी। ऑस्कर यह सुनकर दंग रह गया, क्योंकि कुछ ही पल पहले वो उसे बाहर निकालने वाली थी। इसाबेल ने कहा कि उसने तो बस यह कहा था कि उसे कमजोर लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन फिलहाल ऑस्कर ने उसकी दिलचस्पी जगा दी है। दोनों ने हाथ मिलाया और बिना समय बर्बाद किए इसाबेल ऑस्कर को अपने लेक्चर रूम में ले गई, जहां दो गोलेम उसके लिए बोर्ड पकड़ डीडीएच कर खट डीडीएचे थे। इसाबेल ने ऑस्कर को बताया कि जब तक वो जिंदा है, मना स्वाभाविक रूप से उसके शरीर में सोख लिया जा रहा है, और ऑस्कर ये जानने के लिए उत्सुक था कि वो उसे अपने सर्किट्स में कैसे बहाए। इसाबेल ने एक उदाहरण देकर समझाया कि अगर ऑस्कर के पास कप नहीं है तो वो चाय नहीं डाल सकता, और माना सर्किट्स में तभी बहता है जब मैजिक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जाए। इसाबेल ने एक मैजिक स्क्रोल निकाला जिस पर एक खास स्पेल लिखा था जो वो एकेडमी में पहले साल के स्टूडेंट्स को देती थी। ऑस्कर ने बड़ी उत्सुकता से स्क्रोल लिया और पूछा कि यह किस तरह का मैजिक है। इसाबेल ने उसे न बताने का फैसला किया और कहा कि यह कामयाबी के बाद एक सरप्राइज होगा। इसाबेल ने उसे अपने अंदर बहने वाली शक्ति को महसूस करने और उसे अपने हाथ में फॉर्मूले में डालने की कल्पना करने को कहा।
उसे ऑस्कर से पूछा कि क्या वो ये कर सकता है, और ऑस्कर ने उत्साह के साथ कहा कि वो कोशिश करेगा। दिल ही दिल में इसाबेल जानती थी कि उसने जो टास्क दिया है वो कम से कम 1 महीने का काम है, पर उसे उम्मीद थी कि अगर वो वाकई टैलेंटेड है तो वो 2 हफ्तों में कर लेगा। ऑस्कर ने स्क्रोल को जमीन पर रखा और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने के लिए इसाबेल के निर्देश का पालन किया। उसने इसे तलवार के काई को रिफाइन करने जैसा माना, इसलिए उसे बस अपना ध्यान अंदर की ओर लगाना था। ऑस्कर ने अपनी आंखें बंद की और माना को अपने अंदर तब तक बहने दिया जब तक वो फॉर्मूले में नहीं चला गया। जैसा उसने कहा था, माना ने स्क्रोल पर फॉर्मूले को एक्टिवेट कर दिया, जिससे तेज रोशनी पैदा हुई। माना सीखना नए पैरों पर चलना सीखने जैसा है, और कोई भी इंसान जन्म से चलना नहीं जानता। इंसान को अनगिनत बार गिरना पड़ता है, और शरीर का बैलेंस समझने के बाद ही कोई अपने पैरों पर खड्डी डीडा हो सकता है। इसाबेल ने ऑस्कर को मिनटों में टेस्ट पास करते देखा और वो झटके से जम गई। कहा जाता है कि मैजिक वर्ल्ड में टॉप पर बैठे लोग माना को किसी और से तेज सीखते हैं, पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऑस्कर पहली बार में ही सीख जाएगा। उसे लगा कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्कर वातावरण में माना देख सकता है, पर उसने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि सिर्फ ये बात जो अभी हुआ उसे पूरी तरह नहीं समझा सकती। हालांकि उसे ये हकीकत माननी पड़ी कि उसके सामने एक जबरदस्त टैलेंट खड्डीछा था। इसाबेल उसकी पीठ थपथपाने के लिए दौड़ी और पहली ही बार में मैजिक फॉर्मूला सक्रिय करने के लिए उसकी तारीफ की। तभी ऑस्कर का उत्साह ठंडा पड्डीहच गया और उसने इसाबेल से कहा कि उसने अभी जो किया है वो पर्याप्त नहीं है। इसाबेल हैरान थी, लेकिन ऑस्कर ने उससे कहा कि उसने अभी जो किया वह सुंदर नहीं था। उसे बचपन में दिखाया गया वह मैजिक याद आया और उसने बताया कि जो उसने अभी किया वह उसके मुकाबले कितना फीका था। उसने फॉर्मूले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें कुछ सही नहीं है, और जैसे गोलेम के कंधे में गड्ढबद्धी थी वैसे ही यह भी उसे ऑफ लग रहा है। उसने इसाबेल से उसकी राय पूछी, लेकिन इसाबेल इतनी हैरान थी कि वह कुछ कह ही नहीं पाई। ऑस्कर ने बताया कि उसे अब एक साधारण सच्चाई समझ आ गई है। वह सिर्फ एक मेज नहीं, बल्कि एक ऐसा मेज बनना चाहता है जो एकदम परफेक्ट और सुंदर जादू कर सके। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। इसाबेल ने उससे कहा कि अगर उसे लगता है कि फॉर्मूले में कुछ गलत है तो उसे खुद ही फिर से रीराइट कर लेना चाहिए था। ऑस्कर दौड़ाकर इसाबेल के पास गया और पूछा कि वह खुद मैजिक फॉर्मूला कैसे लिख सकता है। उधर ब्रायन घर में चल रहा था, तभी उसने देखा कि ऑस्कर के साथी कमजोर पड़ कर लेटे हुए हैं। उसने उनसे पूछा कि माजरा क्या है। तीनों लाड के घबरा गए और बात बदलने की कोशिश की, पर ब्रायन नहीं माना। आखिरकार उन्होंने बता दिया कि ऑस्कर ने उन्हें बहुत आसानी से हरा दिया था। ब्रायन को यकीन नहीं हुआ, पर वह यह कहकर चला गया कि अपनी चोटें ठीक कर लो ताकि अगले दिन की ट्रेनिंग खराब ना हो। उन लोगों को नहीं पता था, पर ब्रायन गर्व से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे लगा कि अब आखिरकार समय आ गया है कि वह अपने बेटे को उसकी सोड की सौंप दे। इधर ऑस्कर इसाबेल के मार्गदर्शन में सीख रहा था और मैजिक के लिए जरूरी जानकारी का भंडार देखकर हैरान था। इसाबेल ने बताया कि उसके पास इसके लिए प्रतिभा है और अगर उसे और किताबें चाहिए तो वह उसे दे सकती है। ऑस्कर ने उत्साह से पूछा कि क्या वह पक्का ऐसा कर सकती है, तो उसने हां कहा। उसने डींग मारी कि उसकी सारी जानकारी इन किताबों में है, इसीलिए वह चाहे जितनी ले जा सकता है। पर जल्द ही उसे अपनी इस बात पर पछतावा हुआ क्योंकि ऑस्कर ने बिना समय गंवाए लगभग हर वह किताब पैक कर ली जो उसे मिली। इसाबेल ने लड्डी बेचने की कोशिश की, पर उसने याद दिलाया कि उसी ने कहा था कि वह जितनी चाहे ले सकता है। तभी इसाबेल ने ऑस्कर को चेतावनी दी। उसने कहा कि अब जब उसने अपने सर्किट्स में माना भर लिया है और वह ऑफिशियली एक मेज है, तो उसे सोड की संभालते समय सावधान रहना होगा, वरना वह अपनी जान गंवा सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में ऑस्कर ने अपने गांव का दौरा किया था जब उसके पिता मौत के बिस्तर पर थे। उसके पिता ने उसे पास बुलाकर कानों में फुसफुसाया था कि वह अब आखिरकार इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उसमें मैजिक के लिए टैलेंट था। ब्रायन का मानना था कि अपने बेटे को मैजिक छोड़ डालने के लिए मजबूर करना एक बड्ढी गलती थी, लेकिन इस बार ऑस्कर अपने पिता के पास जाने और उनसे मैजिक एकेडमी के फॉर्म पर साइन करवाने की हिम्मत जुटा चुका था। उस रात ऑस्कर ने अपने पिता को ढूंढा और उसके हाथ में फॉर्म था।
पिता ने पूछा कि क्या चाहिए और ऑस्कर ने बताया कि वह साइन करवाने आया है। ब्रायन ने फॉर्म लिया और सोर्ड एकेडमी की उम्मीद की, लेकिन वहां मैजिक एकेडमी का आवेदन देखकर दंग रह गया। ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह पिता के साइन के बिना मैजिक एकेडमी में एनरोल नहीं हो सकता। ब्रायन का सिर गुस्से से चकरा गया। उसने पूछा कि सोर्ड मास्टर का बेटा होकर मैजिक क्यों चुन रहा है। ऑस्कर ने पूछा कि क्या उसे याद है जब उसने बचपन में मैजिक इस्तेमाल करने की इच्छा जताई थी। ब्रायन ने फॉर्म जमीन पर फेंक दिया और उसे बचकाना बकवास कहा। ब्रायन ने अपने बेटे को छूने की कोशिश की ताकि उसमें सोड काई भर सके, पर ऑस्कर के अंदर बह रहे माना ने उसे पीछे धकेल दिया। ब्रायन हैरान रह गया और चिल्लाकर पूछा कि क्या उसने माना पर महारत हासिल कर ली है। ऑस्कर ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे नहीं लगा कि उसे मनाने का कोई और तरीका है। ब्रायन गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा कि उसने सुना है कि उसने अपने साथियों को हरा दिया है। ब्रायन ने कहा कि उसमें सोर्ड की का इस्तेमाल किए बिना एक सोर्ड्समैन को हराने का जबरदस्त टैलेंट है। ऑस्कर ने कहा कि वह जानता है, पर ब्रायन ने बहस की कि वह साफ तौर पर नहीं जानता। ब्रायन ने चिल्लाकर कहा कि अगर वह सोर्ड्समैन बन जाए तो उसकी कामयाबी पक्की है। ऑस्कर ने माना कि कामयाबी जरूर मिलेगी, पर उसने साथ ही कहा कि कामयाबी हमेशा खुशी नहीं लाती। ब्रायन ने अपना आपा खो दिया। उसने सोचा कि अगर वह अभी कुछ करे तो शायद इस गलती को ठीक कर सकता है। उसने कहा कि वह उसे गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकता और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उसकी पिटाई करेगा। ब्रायन ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि उसे अभी नहीं पता कि वह उसके लिए क्या कर रहा है, पर एक दिन वह उसका शुक्रिया अदा करेगा। ऑस्कर धीरे से बुदबुदाया, क्योंकि वह जानता था कि वह दिन कभी नहीं आया और सोर्ड्समैन बनने के उसके फैसले ने उसे मौत के मुंह में पहुंचाया था। ब्रायन ने ऑस्कर से तलवार उठाने को कहा, पर ऑस्कर ने लंबी सांस ली और सोर्ड एकेडमी के आवेदन को आग में फेंक दिया। साथ ही पिता को याद दिलाया कि वह एक मेज है। उसने सीधे चुनौती दी कि वह देखना चाहता है कि क्या वह मैजिक सीखने की उसकी इच्छा को कुचल सकते हैं। ब्रायन ने उसे अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि उसका बेटा सिर्फ इसलिए घमंड कर रहा है क्योंकि वह उसकी सोर्ड की को झेल पाया था। ब्रायन उसकी तरफ दौड़ा और एक जबरदस्त अटैक किया, पर ऑस्कर ने उसे डॉज कर दिया, जिससे ब्रायन हैरान रह गया। ऑस्कर अपने पिता के हमलों को बहुत आराम से पढ़ पा रहा था, क्योंकि वह पिछली जिंदगी में खुद को अपने पिता के मॉडल पर ही ढालता था। इसलिए उसके हमलों को पढ़ना उसके लिए बहुत आसान था। कुछ पलों के बाद ब्रायन ने हमला करने से ब्रेक लिया और कहा कि वह साफ देख सकता है कि वह अपनी बातों पर कायम है।